हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित कपालभाति क्रिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर अभ्यास बताया गया है, उसके लाभ क्या हैं, ये सब के बारे में हम यहाँ पर जानें। उससे पूर्व आप सभी को बता दूं, हठ प्रदीपिका ग्रंथ हो या फिर योग के कोई भी ग्रंथ हो, सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 600 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हम आज कपालभाति क्रिया के बारे में यहाँ पर जानेंगे। ये सब जानने से पूर्व हम जो हठ प्रदीपिका ग्रंथ है इसका परिचय रिपीट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया है कि जो हठ प्रदीपिका ग्रंथ है हठ योग का मुख्य ग्रंथ माना जाता है, जिसके प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हैं। ये जो ग्रंथ है इसके प्रणेता अर्थात प्रवर्तक स्वामी स्वात्माराम जी हैं। हठ योग के मुख्य ग्रंथों में से एक माना जाता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जिस कपालभाति के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसका वर्णन द्वितीय उपदेश में किया गया है। ये जो ग्रंथ है 4 उपदेश अर्थात 4 अध्यायों में विभाजित है। और कपालभाति आपको ध्यान रखना है कि षटकर्म के अंतर्गत आता है और षटकर्म का वर्णन द्वितीय अध्याय में किया गया है। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि कपालभाति क्या है। हठ प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार कपालभाति को किस प्रकार से डिटेल किया गया है स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार। तो इसके लिए अगर हम हठ प्रदीपिका ग्रंथ का दूसरे अध्याय का 36 नंबर के श्लोक का जो प्रथम पद अगर हम देखते हैं तो वहां पर कहा है, भस्त्रावल्लोहकारस्य रेच पुरो ससंभ्रमो। फिर से रिपीट कर देता हूं, भस्त्रावल्लोहकारस्य रेच पुरो ससंभ्रमो। इसमें कहते हैं, यहाँ पर कहा गया है, स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि लुहार की धोकनी के समान शीघ्रता पूर्वक रेचक पूरक करना ही कपालभाति क्रिया कही जाती है। आपको ध्यान रखना है कि अगर हम घेरण संहिता ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां पर महर्षि घेरण ने, जब हम हिंदी अर्थ पढ़ते हैं कपालभाति का, तो वहां पर 3 रूपों में कपालभाति क्रिया को दर्शाया गया है। एक बताई गई है वहां पर वातक्रम कपालभाति, दूसरे है व्युत्क्रम कपालभाति और तीसरे है शीतक्रम कपालभाति। वहां पर अलग अलग रूपों में कपालभाति को डिटेल किया गया है। आपको एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने घेरण संहिता ग्रंथ में आपको बताया था कपालभाति, उस दौरान भी बताया था, फिर से मैं आपको बता दूं कि जो कपालभाति जो क्रिया है इसका वर्णन ग्रंथों में षटकर्म के अंतर्गत किया गया है। सामान्य रूप से व्यवहार में तो हम कोई किसी को कहते हैं कि कपालभाति का अभ्यास करें तो वो प्राणायाम के अंतर्गत लेते हैं। किसी को भी अगर जो सामान्य जन को अगर जो पूछा जाए कि कपालभाति क्या है तो वह कहते हैं कि प्राणायाम है। लेकिन ग्रंथों में कपालभाति को षटकर्म के अंतर्गत लिया है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन ये हम इसे प्राणायाम के अंतर्गत लेते हैं तो क्यों लेते हैं, उसका कारण यह है कि जो कपालभाति है वह 3 प्रकार की है। अब आपको मालूम होगा कि जो षटकर्म हम जो करते हैं वह जल के माध्यम से करते हैं। मैंने आपको घेरण संहिता के लगभग 54 लेक्चर्स चैनल पर दिए हैं, आप उन्हें देख सकें। वहां पर उस ग्रंथ के अनुसार मैंने आपको बताया है। तो वहां पर जब हमने देखा था कि जितने भी षटकर्म हम जो कर रहे हैं, या फिर इससे पूर्व भी मैंने आपको लगभग ये षटकर्म का 6ठा कर्म यहाँ पर है, इससे पूर्व 5 कर्म मैं आपको बता चुका हूं। तो सब में हमने देखा था कि जल के माध्यम से हम अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कपालभाति जो क्रिया है, यहाँ पर जल के बारे में कोई चर्चा नहीं की। अगर हम घेरण संहिता ग्रंथ पढ़ें तो वहां पर जल के बारे में चर्चा की गई है। क्यों? क्योंकि वहां पर कपालभाति 3 प्रकार की है। तो जो वात क्रम कपालभाति होती है, वात का तात्पर्य होता है वायु, अर्थात जिस प्रकार से हम प्राणायाम क्रिया के अंतर्गत करते हैं तो वो जो कपालभाति आती है वह प्राणायाम के अंतर्गत आ जाती है। बची 2 प्रकार की व्युत्क्रम और शीतक्रम, यह षटकर्म अर्थात जल के माध्यम से हम करते हैं। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो कपालभाति है यह षटकर्म के अंतर्गत आती है। लेकिन इसमें जो प्रथम यानी कि जो वातक्रम कपालभाति है, इसे हम वायु के माध्यम से करते हैं और उसी वातक्रम कपालभाति के बारे में यहां पर चर्चा की गई है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहां पर कह रहे हैं, लुहार की धोकनी के समान शीघ्रता पूर्वक रेचक और पूरक करना ही क्या कहलाता है, कपालभाति क्रिया कहलाती है।
तो सामान्य स्थिति में हमें बैठना है, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके अपने दोनों हाथों से घुटनों को दबाते हुए हमें जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से रेचक और पूरक करना है। इसमें कुंभक की कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है, रेचक और पूरक करना है, यही यहाँ पर इन्होंने कपालभाति क्रिया दर्शाई है। मैं आपको बता दूं, घेरण संहिता के अनुसार भी मैंने आपको बताया है, आप वहां पर भी अवश्य देखें, आपको ये और अच्छे ढंग से घेरण संहिता के अनुसार भी समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार कपालभाति क्रिया यहाँ पर बताई गई है। लोहार की धोंकनी के समान, जिस प्रकार से लोहार की धोंकनी होती है फास्ट तरीके से, उसी प्रकार से हमें श्वास को जल्दी से लेना है और जल्दी से छोड़ना है। इसे कपालभाति अर्थात वातकर्म कपालभाति कहा गया है। आपको बता दूं, हठ प्रतिपिका ग्रंथ में कपालभाति के कोई भी टाइप्स नहीं हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, किसी भी एग्जाम में, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। आगे इसके लाभ क्या हैं? कोई व्यक्ति कपालभाति का अभ्यास करता है तो उसे क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, इसके विषय में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं 36 नंबर का ही जो श्लोक है उसका जो द्वितीय पद है वहां पर कहते हैं कपाल भातिर विख्याता कफ दोष विशोषणी। ध्यान दीजिएगा, कपाल भातिर विख्याता कफ दोष विशोषणी। जो कपाल भाति है इसके अभ्यास से जो कफ दोष हैं वह दूर होते हैं। कहा है कपाल भाति क्रिया के अभ्यास से सभी प्रकार के कफ दोषों का नाश होता है। आयुर्वेद के लेक्चर में मैंने आपको बताया है 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो जो कपाल भाति क्रिया अगर जो कोई करते हैं तो उसके माध्यम से कहा है कि कफ दोषों का निवारण होता है। कफ का स्थान कहाँ है ये भी मैंने आपको बताया है, पित्त का स्थान शरीर में कहाँ होता है, वात का स्थान कहाँ होता है, ये सब मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। इसलिए अगर आप योग को और अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो आप पिछले लेक्चर्स को अवश्य देखें, साथ ही वेबसाइट का भी अवलोकन करें। तो ये कपालभाति के लाभ यहाँ पर बताए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस क्रिया का अभ्यास करता है तो जो शरीर में उपस्थित जो कफ है उसका नाश होता है। नाश होने का तात्पर्य यहाँ पर है कि अगर जो अधिक है तो उसका नाश होता है, नहीं तो ये सब कैसे होने चाहिए, सम होने चाहिए। वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को समान अवस्था में शरीर में होना चाहिए, उसी व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। तो ये कपालभाति के लाभ यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार बताए हैं। किस प्रकार से करना है ये आपने जाना, लाभ क्या है वो आपने यहाँ पर जाना। मैंने आपको घेरण संहिता और हठ प्रतिपिका दोनों के अनुसार यहाँ पर समझा दिया है। साथ ही आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, जिनके सही आंसर अगर आप चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में से हठ प्रतिपिका में कपालभाति का वर्णन किया गया है प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में। सही आंसर क्या है मैंने आपको बताया भी है, आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें, निम्न में से हठ प्रतिपिका ग्रंथ में कपालभाति नहीं है, व्युत्क्रम, शीतक्रम, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। मैंने ये समझाया भी था, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर चलें, निम्न में से हठ प्रतिपिका ग्रंथ में कपालभाति की संख्या है 1, 2, 3, 4। हठ प्रतिपिका ग्रंथ के अनुसार कितने प्रकार की कपालभाति है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आप सभी को बता दूं, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों ई बुक में आपको 500, 1000 प्लस 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप किसी भी ई बुक को डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलें, निम्नलिखित में से हठ प्रतिपिका ग्रंथ में वर्णन किया गया है आसन का, प्राणायाम का, मुद्रा का, ये सभी का। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर हठ प्रतिपिका ग्रंथ में वर्णित षटकर्म क्रिया के अंतर्गत कपालभाति के बारे में जाना है। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।